पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में 50 से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसी में मुझे जाने का मौका मिला है और पहले चरण के मतदान के बाद आज आप लोगों से बात करने का मौका है और मैं इस निश्चित मत के साथ आपके सामने उपस्थित हूं कि महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बन रही है। 70 से 75 सीटों पर जो हम लोगों के पास खबरें आई हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। कुछ किन कंटेस्ट है वहाँ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 70 से 75 सीटें निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। आज जो विशेष बात आपसे मुझको करना है वो बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करना है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी जब कभी आते हैं तो इस पर लंबी चर्चा करते हैं, अपने तकरीर में इसको उठाने का काम करते हैं। लेकिन मेरा आपका जो अनुभव रहा है, भाजपा जनता दल यू राज्य में असीम औद्योगिक संभावनाओं वाले बिहार में सिर्फ प्लायन उद्योग स्थापित किया। 20 वर्षों की भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार को विकास और उद्योग के नक्शे से गायब कर दिया। कभी यहाँ चीनी मिल, चीनी उद्योग, पेपर मिल, जूट सिल्क उद्योग और दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बिहार आज बेरोजगारी और पलायन का पर्याय बन चुका है। नीतीश मोदी शासन में जो बर्बाद हुआ उसमें सिर्फ फैक्ट्रियां ही नहीं थी, वह बिहार की उम्मीदें, आत्मनिर्भरता और युवाओं का भविष्य भी है। आज़ादी के बाद अविभाजित बिहार को औद्योगिक विकास की उड़ान कांग्रेस के कार्यकाल में जो मिली थी, तब राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार का परचम लहराता था। कांग्रेस सरकार के कुछ स्वर्णिम औद्योगिक उपक्रम का भी मैं यहाँ आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे शुरू में श्री बाबू के हुकूमत में पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक बरौनी तेल शोधन कारखाना लगा, जिसका बड़ा भारी विरोध होता था आसाम राज्य से कि तेल तो वहाँ होता है, फिर बिहार में ये फैक्ट्री क्यों लगे। लेकिन उसके बावजूद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने और यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबू ने यहाँ ये कारखाना लगवाया। स्वतंत्र भारत का वो पहला तेल शोधन कारखाना था जिसने बिहार को ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनाने का काम किया। सिंदरी और बरौनी में खाद के कारखाने लगे, जो खाद्यान्न उत्पादन की रीढ़ रही। ये कारखाने किसानों की शक्ति भी बनी। हटिया में, रांची में जो हटिया में भारी इंजीनियरिंग HEC एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना, जिसने बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने का काम किया। फिर वहीं अब के झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट लगा और यह देश का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र, जिसने लाखों परिवारों को रोजगार देने का काम किया। बरौनी में डेयरी स्थापित हुआ, वे बिहार के डेयरी उद्योग की नींव रखी और यही आगे चल के सुधा डेयरी के रूप में आज काम कर रहा है। इसी तरह से अन्य जो प्रमुख औद्योगिक उपक्रम लगे यहाँ, वो रेल पहिया कारखाना आप सभी जानते हैं, सारण में जो लगा लालू जी के हुकूमत में, लालू जी के रेल मंत्री रहते हुए। डीजल लोकोमोटिव कारखाना मढ़ौरा में हुआ जब मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व वाली सरकार थी। NTPC बरह सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना अंचल में लगा। नबीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट औरंगाबाद, सुधा कोऑपरेटिव डेयरी उद्योग। फिर दरभंगा में जो अशोक पेपर मिल उस समय स्थापित हुआ, उससे आशा जगी थी, अब वो आशा विनाश में तब्दील हो गया। 1958 में किसानों के वायदे के साथ शुरू हुई अशोक पेपर मिल आज 400 एकड़ की वीरान जमीन में तब्दील हो चुकी है। जब कभी आप उधर जाते होंगे, देखते होंगे, अब उधर ही एम्स खोलने की बात हो रही।
मजदूरों का पसीना सूख गया, मशीनों पर जंग लग गया और सरकार के दावों पर धूल जम गई। चीनी मिलें मैं हर बार उठाता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक जो बिहार पूरे देश में 27% चीनी नेशनल किटी में देने का काम करता था, वो आज नीतीश जी के हुकूमत में, मोदी जी के हुकूमत में 2% से भी नीचे चला गया और एक दो पश्चिमी चंपारण की मिलों को छोड़ दिया जाए तो प्रायः सभी चीनी मिलें बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में जो लगी थीं सब वीरान पड़ी हैं। अशोक पेपर मिल की तरह वो भी सब मशीनरी और ये वहाँ से ढुलवा लिया गया और वो सब खत्म हो गई। जूट मिलें जो स्थापित थीं और जूट मिलों से जाना जाता था बिहार, कम से कम वो 4-5 जिला अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। एक मंत्री जी थे, जब हुटर लगा के पिछली बार महेश्वर हजारी जी की मैं बात कर रहा हूं कि 2020 के बाद उसको हुटर बजाकर मिल खोलने का चुनावी नाटक किया गया था। आज भी करोड़ रुपए बिहार सरकार पर बकाया है, कच्चा माल लाने तक के पैसे नहीं है और उसके बाद फिर हुटर नहीं बजा। भागलपुर सिल्क का हम सभी जानते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जब कभी जाते हैं तो भागलपुर के सिल्क की बात करते हैं और सिल्क को वहाँ का एक्सपोर्ट करने की भी बात करते हैं, लेकिन आज सिल्क सिटी भी मौन मरघट में बदल गया है। न कोई रिवाइवल का प्लान है, न राहत है। 95% बुनकर परिवार आज कर्ज और गरीबी में डूबे हैं। सरकार ने स्किल इंडिया का नारा दिया पर न ताना न बाना, अब तागा खरीदने के भी पैसे नहीं रहे। उद्योग नहीं, प्लान उद्योग। भाजपा नेता और केंद्र के गृह मंत्री स्वयं कहते हैं कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, लैंड लॉक्ड स्टेट है। मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं ये बात, लैंड लॉक्ड स्टेट की बात करते हैं, लेकिन अपने चहेते उद्योगपति को 1 रुपये सालाना में 1000 एकड़ जमीन दे देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद कहते हैं बड़ा उद्योग तो समुद्र के किनारे लगता है, बिहार में नहीं लग सकता। मगर बिहार में एक उद्योग जरूर फला फूला, पलायन का उद्योग। और आज 3 करोड़ से अधिक लोग रोजगार की तलाश में राज्य छोड़ चुके हैं। युवाओं के हाथों में रोजगार की जगह लाठीचार्ज और परीक्षा घोटाले हैं। कांग्रेस का कुछ सवाल है जो हम यहाँ उठाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब कांग्रेस सरकार ने बिना समुद्र के बिहार में बरौनी, बोकारो, हटिया और सिंदरी जैसे भारी उद्योग स्थापित कर दिखाया, तो आज नीतीश कुमार और अमित शाह क्यों कहते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकते। दूसरा सवाल है, क्या यह सच नहीं है कि भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार में औद्योगिक आत्मा को नष्ट कर पलायन उद्योग स्थापित किया है? क्या यह भी सच नहीं है कि जिन मिलों ने किसानों, मजदूरों और युवाओं के सपनों को सींचा था, आज वही मिलें भाजपा जेडीयू की लूट और लापरवाही की बलि चढ़ चुकी है? औद्योगिक विकास का सच। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013-14 में परिचालन बड़े कारखानों की संख्या 3132 थी, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 2782 रह गई। अर्थात पिछले 9 वर्षों में कम से कम 350 बड़ी औद्योगिक इकाइयां बंद हो चुकी हैं। विडंबना यह है कि देश की कुल परिचालन औद्योगिक इकाइयों का बिहार में हिस्सा मात्र 1.3% है। इसके अलावा स्वयं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि देश में पंजीकृत SMSE इकाइयों में 49,342 इकाइयां बंद हो चुकी हैं, जिनके बंद होने से 3,17,601
641 नौकरियां समाप्त हो गई। इनमें से बिहार में 2414 इकाइयां बंद हुई हैं, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं और ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी का संकल्प है बिहार में फिर से उद्योग, रोजगार, आत्मनिर्भरता की उस परंपरा को पुनर्जीवित किया जाएगा जिसे भाजपा जेडीयू सरकार ने जानबूझकर समाप्त किया है। बिहार को पलायन नहीं, पुनर्निर्माण चाहिए। बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूं प्रमोद तिवारी जी से कि वे आगे पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। मैं आदरणीय अखिलेश जी ने जो बातें कही हैं उनको पूर्ण समर्थन देते हुए, क्योंकि हम दोनों राज्यसभा में हैं, ये मुद्दे हमेशा अखिलेश जी उठाते हैं और बड़े मौजू मुद्दे हैं, रेलेवेंट हैं। मैं दूसरी बात जो अखिलेश जी ने कही, उतना अनुभव तो मेरा जिलों का और क्षेत्र का नहीं है, पर जो परसों शाम से हम लोग आकलन कर रहे हैं, ये जो पहले राउंड में जिसने चेहरा उतार दिया है मोदी जी का, अमित शाह जी का, और अब आवाज में भी दम नहीं रह गया पहले राउंड के चुनाव के परिणाम के बाद, क्योंकि उनके पास बेहतर इंटेलिजेंस है, बेहतर रिपोर्ट्स हैं और उन्हें लग रहा है कि अब रेस मुख्यमंत्री पद की नहीं, जेडीयू बीजेपी में रेस मुख्यमंत्री पद की नहीं, अब रेस हो गई है नेता विरोधी दल की, कौन बनेगा। दोनों में ये होड़ है कि ये पद किसको जाता है। और परसों से सो भी नहीं पाए हैं, कल तो बिल्कुल भी नहीं सो पाए नीतीश बाबू। अभी किसकी साजिश है ये पता लगाइएगा आप लोग। ये फोटो एकनाथ शिंदे की उनके घर के ठीक सामने लगा दी गई है। अब एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ महाराष्ट्र में, उन्हीं के नेतृत्व में तो लड़ाई लड़ी गई थी महाराष्ट्र में, फिर बाद में क्या हुआ। तो नीतीश बाबू सचमुच कल से बिल्कुल परेशान और बेचैन है कि ये फोटो जो लगी है ये बता रही कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पर फिर मैं कह दूं, लड़ाई तो मुख्यमंत्री पद की रही नहीं, लड़ाई नेता विरोधी दल कौन बनेगा इस पर उतर आई है। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूं, वहां एक बड़ा शहर है कानपुर, वहां एक लड्डू की दुकान बड़ी मशहूर है और उस लड्डू की दुकान का नाम है ठग्गू के लड्डू। अब इन दोनों नेताओं में एक नेता की फोटो, तस्वीर उसके मालिक से मिलती जुलती है। तो मैं यही कह के शुरू करूंगा अपनी बात कि ऐसा कोई सगा नहीं, ये दुकान पे वहां बोर्ड लगा हुआ है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। तो अब शिंदे जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नीति बारी है। पर ये चुनाव का परिणाम जो आया है, संकेत आए हैं, इसका मुख्य कारण है कि पोलराइजेशन हो गया है। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, बिहारी वर्सेस बाहरी, बिहारी वर्सेस बाहरी, सब पर्दे के पीछे डाल दिए गए हैं। चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे हनुमान हो, चाहे माझी हो नाव पार लगाने वाले, चाहे कोई भी हो, यहां कमान संभाल ली जिस तरह अमित शाह ने।
और जिस तरह बिहारियों का अपमान किया है उसे बिहार बर्दाश्त नहीं कर पाया, और खास तौर से यूथ और उसी का परिणाम है कि पहले राउंड में हम गठबंधन बहुत आगे चल रहा है। मैं कुछ सवालों पे ये कह के आगे आऊंगा। मैं जरूर चाहता हूं जवाब मिलना चाहिए। आर.के. सिंह जी मेरे दोस्त हैं, गृह सचिव थे हमारी जब यूपीए 1 और 2 थी, बड़े अधिकारी, और ऊर्जा मंत्री, प्रिय मंत्री, भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे मोदी जी की सरकार में। उन्होंने एक सीधा साधा आरोप लगाया है कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब दो चीज हो सकती है, इतना बड़ा आदमी अगर सच बोल रहा है तो उसकी बात की जांच होनी चाहिए, उसके आरोप को आप इतना लाइटली नहीं ले सकते। अब यह हो सकता है कि वो गलत बयानी कर रहे हो, तो पार्टी में बने कैसे भाई? या तो आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए या उनकी बात से सहमत होइए। तो ये 62 करोड़ का आरोप बड़ा है। एक मंत्री और आ रहे थे, उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के अजीत पवार जी, गले में अटक गया है उनके 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में उनके सपुत्र ने खरीदी है। तो ये सारी चीजें हैं। परवाह फेंकू उस्ताद और अमित जी अब उनकी बराबरी कर रहे हैं। लड़ेंगे सीट 101 पे खुद लड़ रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि हम 160 सीट ले आएंगे। मतलब पूरा सजरा बताए दे रहे हैं। और जो 7 लोग लड़ रहे हैं, तो भैया जब लड़ रहे हो 101, 160 कहां से लाओगे? ये जादू तो आप ही जानो। पर एक चीज जरूर कहूंगा कि अभी लोग भूले नहीं हैं, यही अमित शाह जी थे। अब कुछ बेटे से सीख लिया होगा। बाल बैट कभी पकड़ा नहीं, लेकिन बाल बाउंड्री के बाहर 400 राज्यसभा 400 पार हम और ये दोनों बैठे थे। मोदी जी ने राज्यसभा में भी कहा था, और रह गए 400 के। बेईमानी के बावजूद भी 220, फिर घटा बढ़ा के 40 किया। तो जोड़ लीजिए, 400 कहा था, 240, 50% से थोड़ा ऊपर। तो अगर इन्होंने 160 कहा है तो 80-85 के आसपास आएंगे। ये दावे के साथ कहता हूं 3 की संख्या एनडीए पूरा नहीं करने जा रहा है, सैकड़ा नहीं पूरा करेगा, ये मैं कह सकता हूं आपसे। जहां पे अखिलेश जी ने छोड़ा है मैं उसके आगे बढ़ाता हूं। इस घटना का मैं चश्मदीद गवाह हूं। मुझे याद है यहां से सांसद राज्यसभा के प्रभात झा जी झारखंड से होते थे। उन्होंने 12 अप्रैल 2017 में राज्यसभा में लिखित उत्तर में पूछा था, जिस पर मैंने भी सवाल उठाया था। उन्होंने सवाल उठाया था सीतामढ़ी के बारे में। आज चूंकि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं सीतामढ़ी, तो मैं चाहता हूं इस पर जवाब दें और माफी मांगे। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रिकॉर्ड तो आप कर रहे हैं, फिर से कर लीजिएगा। मैं इसे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि राज्यसभा में उनका जवाब देते हुए क्वेश्चन नंबर 1703 पे मैं बैठा था राज्यसभा में। भाजपा की सरकार थी और इन्होंने जवाब क्या दिया था मालूम है? अब ये बड़ा गंभीर है और मैं जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूं। माता सीता के सीतामढ़ी बिहार में जन्म लेने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मोदी सरकार का जवाब है कि माता सीता के बिहार की धरती सीतामढ़ी पर
जन्म लेने के कुछ साक्ष्य नहीं, मतलब उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मेरा यह कहना है कि यह जवाब भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आया था। यह बिहार की सिर्फ धार्मिक भावनाएं नहीं आहत कर रहा है, बल्कि बिहार के गौरव, मिथिला की अस्मिता और देश की आध्यात्मिक परंपरा का भी सीधा साधा अपमान था। और देखिए भारत सरकार इसको लिंक कैसे कर रही, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही वहां मंदिर का, भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ तो भारत सरकार ने बुलाया किसको था? नेपाल से शिष्टमंडल आया था रस्म निभाने के लिए। मंदिर पे सीता मैया के से जोड़ा था उन्होंने। दोनों मैं जोड़ दे रहा हूं, आप याद कर ले, रिकलेक्ट कर ले। मैं साफ कर दूं, कांग्रेस की सरकार ने जिस पे ये झूठे आरोप लगाते रहे, 2011 में धार्मिक विरासत को सहेजने और पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 1 जुलाई 2011 को आईएलएफएस आईडीसी एलटीडी लिमिटेड के राष्ट्रीय स्तर का सलाहकार नियुक्त किया था और 2013 तक रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट की विस्तृत रिपोर्ट, जिसे केन की कांग्रेस सरकार ने स्वीकार किया। रामायण सर्किट में विशेष रूप से बिहार के 2 स्थल शामिल किए थे कांग्रेस सरकार में, और दोनों भगवान राम और माता सीता से जुड़े हैं। एक तो सीतामढ़ी पुनौरा धाम, दूसरा जानकी मंदिर, हुलस्कर, अहिल्या स्थान, ये सब अपनी जगह हैं। और उसमें हमने धार्मिक विरासत को देश से जोड़ा था। पर बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या किया है? इन्होंने जो प्रसाद योजना शुरू की है उसमें 1 पैसा भी सीतामढ़ी और इन दोनों के लिए आवंटित, 1 पैसा भी। और सबसे बड़ी बात है, ये स्वदेश दर्शन योजना 2014 में हुई, उसमें भी नहीं। तो ये सीता मैया का सीधा सीधा अपमान है, बिहार का अपमान है और इतिहास को झुटलाना। हम मानते हैं कि माता सीता की जन्मस्थली बिहार में है, यही है। और चूंकि मोदी जी, उनकी सरकार कहती है 12 अप्रैल 17 राज्यसभा में स्वयं ये कहकर कि बिहार की आस्था और अस्मिता का अपमान किया है कि सीता मैया के जन्म का बिहार से कोई रिश्ता नहीं, और आज सीता मैया के गए हैं, जरूर कुछ न कुछ फेंकेंगे, आदत से मजबूर हैं। तो मैं डेट वाइज, टाइम वाइज और खुद मैं अपना उपस्थित रहा हूं। प्रभात झा का सवाल है, मैं बैठा था राज्यसभा में, जब उन्होंने कहा था तो मैंने बहुत शोर मचाया था, इसलिए मुझे याद है। तो मैं अपने आप को इससे जोड़ते हुए, और खास तौर से जिस तरह नेपाल से भारत सरकार ने बुलाया था वहां का प्रतिनिधिमंडल जो सीता मैया के स्थान से, तो मैं कहूंगा ये बिहार की धरती का अपमान है। आज मोदी जी सीतामढ़ी जा रहे हैं, वहां स्पष्ट करें, मेरा सवाल है, स्पष्ट करें और माफी मांगे बिहार की जनता से जो उनकी सरकार ने राज्य अपमान किया है। अब मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी नई की मांग बहुत दिनों से रही, घोषणा भी हुई, पर काम कुछ नहीं शुरू हुआ। तो मैं पहला सवाल तो ये जोड़ता हूं भाई अखिलेश जी से, और दूसरा आपने जो कहा है उसी को बढ़ा रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं जोड़ते हुए। दूसरा, एक मंत्री जी है बिहार से, आप सबके प्रिय, वो कभी अपने मंत्रालय के बारे में नहीं बोलते हैं, पूरे हिंदुस्तान के बारे में बोलते हैं। तो उनको तो ये सब लेके सांप्रदायिक मंत्रालय बना के दे देना चाहिए। मैं गिरिराज बाबू की बात कर रहा हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2021-22 में एक योजना आई, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। इसमें 7, सुन लीजिए, 7
मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत हुए। मोदी जी के टाइम में 7 मेगा टेक्सटाइल स्वीकृत हुए हैं और ये योजना 2021-22 से 2028 तक की है। आप ताजुब करेंगे, आज भागलपुर वो सिल्क नगरी दूसरी जगह जो गए हुए हैं, वो 2 जगह हैं, दोनों जगह का मैं सवाल पूछ रहा हूं। बेतिया, ये जो 7 पार्क लिए गए हैं, इनमें बिहार नहीं, और मंत्री बिहार का है, मंत्री बिहार का, और 7 प्रोजेक्ट लिए गए हैं। ये सिल्क विल है, गिरिराज बाबू का नहीं है। एक रीमॉडल प्रस्ताव इन्होंने भेजा था, वो अस्वीकृत कर दिया गया है। ट्रेन जोड़ने वाला पैसेंजर मिलने की संभावना पे अस्वीकृत हुआ, इस पे है। और इस तरह दावा हो रहा है कि यहां टेक्सटाइल हब बनाएंगे। मंत्री जी बड़ी बड़ी लंबी फेंकते हैं, पर दुर्भाग्य यह है कि अपने ही मंत्रालय का प्रोजेक्ट बिहार को नहीं दिला पाए। मिले तो जरूर पूछेगा क्या हो गया भाई। उनसे कहा गया है कि काम धाम छोड़ो, ये आपके बस का नहीं है, बस आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, इधर उधर आग लगाते रहो। मेरे पास डेट है कि 10 दिसंबर 2024 को वह मंत्रालय ने पुनर्विचार के लिए भेजा था और 31 मार्च 2021 को स्कीम जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल को बंद कर दिया गया है, तो 28 तक ये इसमें टेकअप नहीं होना है। ये 2 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं और डेट के साथ रखी है। मैं खुद मौजूद रहा हूं जब ये जवाब आए हैं, ये मैं रख रहा हूं आपसे और कहना चाहता हूं कि मोदी जी आज बिहार में हैं और इन दोनों क्षेत्रों में, इसलिए मैंने इन दोनों क्षेत्रों का दिया है, ये जवाब दे और सीता मैया के अपमान के लिए माफी मांगे। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। जो आपके सवाल होंगे उन सवालों का स्वागत है, मैं भी और अखिलेश भाई भी, पर मैं इसे दोहराने की कीमत पे, हो सकता है तिहराने की कीमत पे कहना चाहता हूं। मेरा निश्चित आरोप है कि मोदी सरकार ने अपमान किया है बिहार की धरती का, नारी शक्ति का, दैवी शक्ति का, सीता मैया का, कि ये जवाब देके कि सीता मैया का बिहार की जन्मस्थली से ताल्लुक साक्ष्य नहीं। और जब मंदिर अयोध्या का कार्यक्रम हो, जहां का रहने वाला हूं मैं, उसी कमिश्नरी थी मेरी, तो बुलाया था सीता मैया का सब ले होके नेपाल से, और आज गए, देखिए क्या करते। पर अमित शाह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि नीतीश बाबू के लिए सच भी बोला और शिंदे साहब को बुलाया भी। धन्यवाद। सवाल यह है कि जैसे प्रधानमंत्री ने नकारा कि बिहार की धरती से कोई संबंध नहीं है, फिर अमित शाह उसी मंदिर के शिलान्यास के लिए क्यों पहुंचे? गलत आदमी से गलत सवाल। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए जो पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं वही नकार रहे हो। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये राज्यसभा में लिखित जवाब है, मैं तो लिखित जवाब दे रहा हूं। अब ये तो सुबह से शाम तक फेंकते रहते हैं, तो उसका क्या मैं जवाब दूं? ये सवाल तो पूछना चाहिए बिहार की जनता को। अब सवाल पूछने के नहीं, 11 तारीख को जवाब देने का समय आ गया है। सीतामढ़ी का चुनाव होगा और वहां पे मैंने मंत्रालय बता दिया, सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय, डेट बता दी, सवाल पूछने वाले का नाम बता दिया, उत्तर मैंने बता दिया और खुद अपनी उपस्थिति गवाह साक्ष्य के रूप में अपने को प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद सवाल माफी मांगने के झूठ किस तरह ये बोलते हैं, उसी सिलसिले में एक और बड़ा झूठ। सर, क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस इंडस्ट्री पे फोकस कर रही है, तो क्या बिहार में या देश में सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए स्टार्टअप के लिए? आप जो बात कर रहे हैं ना, ये सब तो प्रक्रिया के हिस्से हैं। सिंगल विंडो, मेरी भैया थोड़ा सा, सिंगल विंडो, डबल विंडो, ट्रिपल विंडो, पार्क, ये सब नाम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार की धरती पर आजादी से लेकर आज तक अगर इंडस्ट्री खुली है तो उस इंडस्ट्री में शिलान्यास और पत्थर देख लीजिएगा उद्घाटन का कांग्रेस के काल का होगा, और बंद होने का
कार्यकाल अगर देखना है तो देख लीजिएगा, 20 साल का काला अध्याय एनडीए का होगा। कॉम्प्लायंस इतना ज्यादा होता है कि वो कागजी प्रक्रिया में फंस जाते हैं, लेकिन वो इतना कागजी प्रक्रिया में फंसते हैं उतना मतलब कि अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाते, इसलिए स्टार्टअप बंद हो रहा है। भैया, हमारा घोषणा पत्र है जो तेजस्वी बाबू ने जारी किया है, हम सबने मिलकर जारी किया है, उसको एक बार पढ़ लीजिए। सारे सवाल का जवाब उसी में है। मैंने अपने को आज सीमित किया है, प्रधानमंत्री की यात्रा से 2 जगह जा रहे हैं। आपका जो सिंगल विंडो सिस्टम का 25 साल पहले मैं भी बिहार सरकार में मंत्री था और उस समय कांग्रेस कोटे से ही मंत्री थे आदरणीय विश्वमोहन शर्मा जी, उद्योग मंत्री थे, और उस समय उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया था उद्योग लगाने के लिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी जब कभी सत्ता में रही है तो वो इस बात को की स्वीकृति देती है कि उसमें कोई परेशानी नहीं हो, किसी उद्योगपति को कभी भी जहां आए और जल्दी से जल्दी वो प्रक्रिया समाप्त हो। थैंक यू। और कोई सवाल नहीं? अब सवाल तो एक काम करिएगा, मोदी जी से कह दीजिए माफी तो मांग ले सीता मैया का अपमान करने के लिए। वैसे आगे कुछ नहीं बोलूंगा, आप समझ जाएंगे, सीता मैया का अपमान हमेशा करते रहे। मैंने कुछ कहा नहीं है, देखिए मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा सीता मैया का अपमान हमेशा करते रहे। राज्यसभा में अखिलेश जी साक्षी हैं, मैंने बोला था कि जब शिलान्यास हुआ था तो मैं पर्यटन मंत्री था उत्तर प्रदेश का। श्री चंद्र दीक्षित ने इसलिए शिलान्यास किया था कि जो वहां लोग थे अकेले थे। सिर्फ शादीशुदा अगर कोई था तो श्री चंद्र दीक्षित जी थे, इसलिए उन्होंने किया। क्योंकि ये हमारे यहाँ परंपरा है सनातन की कि बांध के पति पत्नी दोनों धार्मिक काम में बैठते हैं। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था तो सीता मैया की प्रतिमा लगा ली थी जब नहीं थी। तो एक बात कहना चाहता हूं, सीता मैया से बहुत दूर तक मत जाइएगा, मेरा आशय यहीं तक है। अब वो अलग बात है कि आप कहीं अगर जाना चाहें तो मैं कैसे, आपका टिकट कहीं और कट रहा हो तो मैं कैसे रोक सकता हूं उसको। तो सीता मैया का ये आदतन अपमान करते हैं।